हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब और आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस बुक को पूरा कंप्लीट करवा रही हूं और मैंने इस बुक के 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं और आज हम इस बुक का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी के लिए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो आपके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये देखिए, भौगोलिक ढांचा, हम इस बुक को पढ़ेंगे और चलिए इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक ढांचा, देखिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ और मैं अब इसको पढ़ा रही हूँ और इसके बाद मैं सतीश चंद्र की बुक मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाऊंगी आपको। भौगोलिक ढांचा, लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले स्वतंत्र भौगोलिक इकाई के रूप में भारतीय उपमहादेश का आविर्भाव हुआ। प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र अंटार्कटिका, अफ्रीका, अरब और दक्षिणी अमेरिका के साथ दक्षिणी वृहत महादेश का हिस्सा था। इस वृहत महादेश को गोंडवाना लैंड कहते थे। पहले गोंडवाना लैंड उत्तरी वृहत महादेश लॉरेशिया के साथ मिला था। देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले की बात है, वो एक अलग टॉपिक है, ज्योग्राफी का टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं बताती चलती हूँ आपको कि स्टार्टिंग में पैंजिया और पैंथलासा था। पैंजिया जो ज़मीन का हिस्सा और पैंथलासा जो चारों तरफ उसके पानी था। तो पैंजिया के 2 टुकड़े हुए, गोंडवाना और लॉरेशिया। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है, ये बिग बैंग थ्योरी है। गोंडवाना लैंड कहते हैं। पहले गोंडवाना लैंड उत्तरी बृहत महादेश लॉरेशिया के साथ मिला था। उत्तरी बृहत महादेश में ग्रीनलैंड, यूरोप और हिमालय के उत्तर स्थित एशिया के भाग शामिल थे। बाद में गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया पृथक इकाई बन गए। विवर्तनिकी यानी टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण गोंडवाना लैंड से विभिन्न भाग टूटने लगे, जिससे प्रायद्वीपीय भारत सहित कई पृथक भौगोलिक इकाइयां बन निकली। इस चैप्टर में मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको बताऊंगी, क्योंकि देखिए, मैंने आपको 3 चैप्टर जो पढ़ाए उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं और इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊंगी आपको। इकाइयां बन निकली। बिखराव की यह प्रक्रिया लगभग 22 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई और लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व भारत पृथक इकाई बन गया। आज से लगभग 5 करोड़ 80 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 3 करोड़ 77 लाख वर्ष पूर्व के बीच में भारत यूरेशियाई महादेश में शामिल होने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। पूर्व की इन तिथियों की तुलना में भारत की हिमालयी सीमा बहुत नवीन है। हिमालय की ऊंचाई 4 चरणों में बढ़ी। अंतिम चरण प्लाइस्टोसिन काल में विकसित हुआ। यह 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व फैला था। सिंधु गंगा के मैदान के निर्माण में हिमालय ने अपनी नदियों के द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई, जिससे प्लाइस्टोसिन काल में यहाँ कछारी मिट्टी का जमाव हो गया। भारतीय उपमहादेश उतना ही बड़ा है जितना बड़ा रूस के बिना यूरोप महादेश है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 4,20,000 ये 82,02,500 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। यह उपमहादेश 5 देशों में बटा है: भारत, बंगाल, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। भारत में लगभग 100 करोड़ लोग हैं। इसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित, अगर मैं बात करती हूँ इसमें, भारत के कुछ राज्य यूरोप के कई देशों से भी बड़े हैं। उपमहाद्वीप ही अगर हम बात करते हैं कि भाई जो भारत का हिस्सा है उसमें जो क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि दुनिया के 7 सबसे बड़े क्षेत्रफलों में से भारत भी आता है 7वें नंबर पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई जो पहले नंबर पे आता है वो कौन सा देश है, तो वो है रशिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और रशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश माना जाता है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा देश माना जाता है प्रेजेंट टाइम में। आगे देखते हैं कि भारत उत्तर में हिमालय से और शेष 3 दिशाओं में समुद्रों से घिरा है। हिमालय साइबेरिया से चलकर मध्य एशिया को पार करने वाली उत्तर ध्रुवीय ठंडी हवाओं को रोकता है और इस प्रकार हमारे देश की रक्षा करता है। यही कारण है कि उत्तर भारत की जलवायु लगभग पूरे साल काफ़ी गर्म रहती है। मैदानों में अधिक जाड़ा नहीं पड़ने से यहाँ के लोगों को बहुत अधिक कपड़े नहीं पहनने पड़ते और वे खुले में अधिक समय तक रह सकते। अगर हम बात करें, हिमालय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिमालय की वजह से ही जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो
उनको हिमालय रोक लेता है। इसी तरह मैं बात कर रही हूँ कि जो अरावली माउंटेन है, वो अरावली माउंटेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुदरत की हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ कुदरत ने ऐसे ही नहीं बनाई है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी के पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक है। हर इंसान किसी ना किसी चीज़ में स्पेशल होता है। तो इसी तरह मैं बात कर रही हूँ कि कुदरत ने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल है। अरावली माउंटेन भी बहुत स्पेशल है। तो जैसे कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं भाई, जो अरावली माउंटेन 100 मीटर रेंज से नीचे होगी वो अरावली नहीं होगी, तो इस तरह से तो पूरा का पूरा अरावली माउंटेन ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि 90% अरावली जो है, आपको पता है कि दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में अरावली आता है और उसमें काफ़ी तेज़ी से अपरदन क्रियाएं हो रही हैं, यानी कटाव हो रहा है। तो उसकी वजह से अरावली माउंटेन धीरे धीरे उसकी जो रेंज है वो छोटी होती जा रही है, और ऐसे डेफिनेशन के बाद तो अरावली तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाएगी। तो यहाँ पे हम आते हैं, यही कारण है कि उत्तर भारत की जलवायु लगभग पूरे साल काफ़ी गर्म रहती है और मैदानों में अधिक जाड़ा नहीं पड़ने से यहाँ के लोगों को बहुत अधिक कपड़े नहीं पहनने पड़ते और खुले में समय तक रह सकते हैं। दूसरे, हिमालय बहुत ऊंचा होने के कारण उत्तर से आने वाले हमलों से भी देश की रक्षा करता है, यानी जो उत्तर से हमले किए जाते हैं उससे भी देश की रक्षा करता है हिमालय। आगे देखते हैं, मैदानों की कछारी मिट्टी में पनपे घने जंगलों की अपेक्षा हिमालय की तराइयों के जंगल को साफ करना आसान था। इन तराइयों में बहने वाली नदियां कम चौड़ी होती हैं, अतः उन्हें पार करना कठिन न था। यही कारण है कि प्रारंभिक यात्रा मार्ग हिमालय की तराई में ही पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर विकसित हुआ। संभवतः इन्हीं कारणों से ईसा पूर्व 6ठी सदी में सबसे पुरानी कृषि बस्तियां तराई वाले क्षेत्रों में ही बनी और यहीं के रास्ते व्यापार के लिए अपनाए गए। आगे देखते हैं, सिंधु और गंगा के मैदान में शुरू हुई खेती से यहाँ बढ़िया फसल होने लगी और इसने एक के बाद एक कई संस्कृतियों का संभरण किया। सिंधु और गंगा की पश्चिमी मैदानों में मुख्यतः गेहूं और जौ की उपज होती थी, जबकि मध्य तथा निचले गंगा के मैदानों में मुख्यतः चावल पैदा किया जाता था। चावल गुजरात और विंध्य पर्वत के दक्षिण के लोगों का भी मुख्य भोजन बन गया। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव और विकास सिंधु की घाटी में हुआ। वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ और विकास पश्चिमी गंगा घाट में। वैदिकोत्तर संस्कृति जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी, मध्य गंगा घाटी में फूली फली, निचली गंगा घाटी और उत्तरी बंगाल को वास्तव में गुप्त युग में उत्कर्ष मिला। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? मुझे आंसर टाइप करके आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। प्राचीन काल में सड़क बनाना कठिन था, इसलिए आदमियों और वस्तुओं का आवागमन नावों से होता था, अतः नदी मार्ग सैनिक और वाणिज्य के संचार में बड़े ही साधक हुए। अशोक द्वारा स्थापित प्रस्तर स्तंभ नावों से ही देश के दूर दूर स्थानों तक पहुंचाए गए। संचार साधन के रूप में नदियों की यह भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक कायम रही। इसके अलावा नदियों की बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैलता था और उन्हें उपजाऊ बनाता था। इन नदियों से नहरें भी निकाली गई थीं, किंतु नदियों की भारी बाढ़ से हर साल उत्तरी मैदान के गांव और शहर तबाह हो जाते थे। इस प्रकार अनेक प्राचीन इमारतें बाढ़ों में बहकर नष्ट हो गई थीं। फिर भी हस्तिनापुर, प्रयाग, वाराणसी और पाटलिपुत्र जैसे अनेक नगर और राजधानियां नदी तट पर बसी थीं। अगर हम बात करते हैं, जो सभ्यताएं हैं या जो शहर हैं वो नदी किनारे क्यों बसाए जाते थे? क्योंकि पानी सबसे इंपॉर्टेंट आपका, जैसे मैं बात करूँ, जीवन जीने के स्रोतों में आता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि हमेशा जो भी बस्तियां बसाई जाती हैं वो नदियों के किनारे ही बसाई जाती हैं। भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में आज के उड़ीसा का समुद्र तटवर्ती प्रदेश जो कलिंग देश कहलाता था, ये बात मैंने पूछी थी कि कलिंग के साथ किसका युद्ध हुआ था, तो अशोक का युद्ध हुआ था कलिंग के साथ, और इसमें लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए थे। और इसी युद्ध के बाद से अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो कभी युद्ध नहीं करता। उसकी उत्तरी सीमा महानदी थी और दक्षिणी सीमा गोदावरी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश के उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा, इन दोनों नदियों के मुहानों के मैदानों को ईसवी सन के आरंभ काल में अचानक ऐतिहासिक महत्व मिला। तब सातवाहनों और उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में यहाँ अनेक नगर और बंदरगाह स्थापित हुए। फिर तमिलनाडु का अधिकतर भाग उत्तर में कृष्णा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी से घिरा है। कावेरी घाटी दक्षिण में वैगई नदी और उत्तर में पेन्नार नदी से फैली हुई है। यह स्वतंत्र भौगोलिक क्षेत्र था और ईसवी सन के आरंभ के थोड़ा पहले यहाँ चोल शासन स्थापित हुआ था। यह प्रदेश उत्तरी तमिलनाडु से अलग था। इस उत्तरी तमिलनाडु ने जो उच्च भूमि वाला प्रदेश था, पल्लव शासनकाल में ईसा की 4ठी सदियों में प्रसिद्धि पाई। इसके प्रायद्वीप का पूर्वी भाग कोरोमंडल समुद्र तट से घिरा हुआ था। यद्यपि पूर्वी घाट समुद्र तट रेखा के पार्श्व में ही है, तथापि यहाँ अधिक ऊंचे नहीं है।
पूर्व की होकर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनमें अनेक रास्ते बना दिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सिंधु और गंगा की नदी प्रणाली क्या है। उत्तर में सिंधु और गंगा की नदी प्रणालियां और दक्षिण में विंध्या पर्वत श्रृंखला, इन दोनों के बीच का विस्तृत प्रदेश अरावली पर्वत द्वारा 2 भागों में बटा हुआ है। अरावली पर्वतों से पश्चिम का भूभाग थार मरुभूमि में पड़ता है, हालांकि राजस्थान का हिस्सा भी इस क्षेत्र में पड़ता है। प्राचीन काल में इस विस्तृत मरुभूमि में बस्तियां संभव नहीं थी। अगर हम बात करते हैं भाई सिंधु रिवर है, सिंधु रिवर के साथ 5 रिवर और बहती हैं, झेलम, चनाब, राबे, व्यास, सतलज। तो ये नदियां भी बहती हैं जो आगे जाके मिलती हैं, उन्हें पंचशील कहा जाता है, फिर ये इंडस में जाके यानी सिंधु में जाके मिल जाती हैं। तो इनके क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ माने जाते हैं। राजस्थान की सीमा गुजरात के उपजाऊ मैदानों में जा मिलती है। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियां इस प्रदेश को पार करती हुई समुद्र में गिरती हैं। दक्कनी पठार के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर स्थित इस गुजरात प्रदेश में कम वर्षा वाला क्षेत्र काड़ीवार वाला प्रायद्वीप भी शामिल है। आगे देखते हैं, गंगा यमुना दोआब के दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य है। दोआब का मतलब होता है नदी के जो क्षेत्र होते हैं उनके जो उपजाऊ मैदान होते हैं उन्हें हम कहते हैं। मध्य प्रदेश राज्य जो पश्चिम में चंबल नदी और पूर्व में सोन नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी से घिरा। दोआब कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब कर बढ़ा दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं, तांबा देश भर में व्यापक रूप से बिखरा था। तांबे की समृद्ध खानें झारखंड के पठार में। आर्यों को सबसे पहली बार जिस धातु का पता चला था वो श्याम धातु अर्थात तांबा थी। ठीक है, पठार में विशेषकर सिंहभूम जिले में पाई जाती है। तांबे की यह पट्टी 130 किलोमीटर लंबी है और पता चलता है कि प्राचीन काल में यहाँ से तांबा निकाला जाता था। तांबे के औजारों का इस्तेमाल करने वाले झारखंड के सबसे पुराने निवासियों ने सिंहभूमि और हजारीबाग के तांबे की इन खानों का उपयोग किया था। खेती इलाके में तांबे के बहुत से सेल्ट आदिम कुल्हाड़े पाए गए और वे लगभग 1000 ईसा पूर्व से पहले की अवधि के प्रतीत होते हैं। चूंकि तांबा उपयोग में लाई गई पहली धातु थी इसलिए हिंदू इस धातु को पवित्र मानने लगे और ताम्रपत्रों का धार्मिक अनुष्ठान में व्यवहार होने लगा। ठीक है, ताम्रपत्र यानी जो तांबे के उस पर लिखे जाते हैं। अगर बात जैसे बुक है तो इस तरह से तांबे की पतली पतली शीट्स होती थी और उस पर लिखा जाता, तो ताम्रपत्र कहते थे। आज हमारे देश में टीन का उत्पादन नहीं होता है और प्राचीन काल में भी यह धातु कम ही उपलब्ध थी। कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि धातु राजस्थान और बिहार में पाई जाती थी, परंतु अब इसके भंडार समाप्त हैं। चूंकि तांबे और टीन को मिलाने से ही कांसा बनता है, इसलिए हमें प्रागैतिहासिक काल की कांस्य वस्तुएं अधिक नहीं मिलती। हड़प्पा संस्कृति के लोग संभवतः राजस्थान से कुछ टीन प्राप्त करते हैं, परंतु वे टीन का आयात मुख्यतः अफगानिस्तान से ही करते थे और वह भी सीमित मात्रा में ही। आगे देखते हैं कि भारत लौ एस्क में समृद्ध रहा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मुख्यतः झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता था। एक प्रकार अयस्क गलाने की विधि, धौंकनी का इस्तेमाल, इस्पात बनाने का कला सीख लेने पर युद्ध के काम में लोहे का प्रयोग करना संभव हो गया, परंतु लोहा इससे कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ जंगल को साफ करने और गहरी नियमित खेती करने में। आगे देखते हैं, हमारे देश के सबसे पहले एक के सिक्के जिन्हें आहत या सिक्के कहते हैं, ये मुख्यतः चांदी के थे। ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चंस बना है। मैं बात कर रही हूँ कि भाई भारत में सबसे पहले जो जिन सिक्कों का प्रयोग होता था वो किस धातु के बने होते थे। तो सबसे पहले जो जिन सिक्कों का प्रयोग होता था यानी प्राचीन काल में भी अगर मैं बात करूँ तो चांदी के सिक्कों का प्रयोग होता था। यद्यपि देश में धातु विरल मिलती है, परंतु प्राचीन काल में मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ियों में चांदी की खानें मौजूद थी। अकबर के समय तक इन खानों के उल्लेख मिलते हैं। यही कारण है कि बिहार में मिले सबसे पुराने आहत सिक्के चांदी के हैं। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में विशेषता मध्य भारत, उड़ीसा और दक्षिण भारत में भांति भांति के रत्नों और मोतियों का भी उत्पादन होता था। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स जो मैं रोज आपको बताती हूँ उसको समझ लेते हैं। भौगोलिक ढांचा हमने आज के इस चैप्टर में पढ़ा था, यानी हमने भारत की स्थिति के बारे में जाना था और समझा था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ठीक है, आगे देखते हैं,
आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसमें श्याम अयस्क कहा जाता था। यानी आर्यों ने, जिसे मैं बात करती हूँ, खोजी गई धातु लोहा थी। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये चीज याद रखिएगा। महाभारत का नाम पुराना जय संहिता है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। एक चीज याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और जैन धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, जैन धर्म में ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। और जैन धर्म में जो सबसे प्रमुख इनके धर्मगुरु या प्रॉफिट माने जाते हैं वो कौन है? वो महावीर है। लेकिन जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह से भारत का भौगोलिक ढांचा रहा, यानी गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया एक रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में पैंजिया था, जो एक जमीनी हिस्सा था, उसके चारों तरफ जो पानी का हिस्सा था उसे पैंथलासा कहा जाता था। फिर इसके बाद उसमें टूट फूट हुई, यानी प्लेट विवर्तनिकी के जो सिद्धांत यहाँ पे लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि भारत की स्थापना और उसके साथ साथ अन्य महाद्वीपों की भी अन्य प्राय महाद्वीपों की जो स्थापना होती है। तो आज का चैप्टर बस इतना ही और आज का लेक्चर बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और कल हम पढ़ेंगे इस बुक का 5वां चैप्टर।